हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं और स्वागत करने के साथ ही ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्कूल जा रहे होंगे और अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए कभी खुशी कभी गम, अर्थात कभी बहुत जल्दी जल्दी में अपना सारा काम कर रहे होंगे और कभी कह रहे होंगे उफ क्या क्या काम करें, ऐसा कुछ चल रहा है। सो आलस्य से रहना है दूर, अपने आप को रखना है स्वस्थ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री देख सकते हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं देखिए, जैसे अभी तो आप 9th में हैं, उसके बाद 10th में जाएंगे तो आप देंगे कौन कौन सी, जैसे एनटीएससी तो आप 10th में देंगे। उसके बाद आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहीं प्राप्त होंगे। सो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की मोटी मोटी रकम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है मुफ्त। तो बने रहिए हमारे साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली, बिल्कुल क्लास 9th की बात मैं कर रही हूं, पाठ दूसरा स्टार्ट कर दिया है। नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जो कि लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, और उन्हीं के निबंध का ये अंश इस पाठ्य में आपकी में संकलित है। इसका हमने पाठ का सार और कवि का मतलब लेखक का जीवन परिचय देख लिया है, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। ध्यान से सुनना, आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जितने भी प्रश्न दिए हैं उन सभी प्रश्नों का हल करेंगे यहां पर। हाँ, उन्हीं का समाधान होगा इस वीडियो में, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहना स्टार्टिंग टू एंड, ताकि आप प्रश्नों के अर्थ को समझ सको। अब आप सोच रहे हो मैम प्रश्नों के अर्थ को समझ के हम क्या करेंगे? अरे वही तो जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप प्रश्नों के अर्थ नहीं समझेंगे उत्तर कैसे लिखेंगे? अब हम रटन तू विद्या तो अपना नहीं सकते कि हिलते जाओ पढ़ते जाओ, रावण ने क्या किया, रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने सीता का हरण किया, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं वो फिर भूल गए। हमें समझ कर पढ़ना है ना। तो इस प्रकार से आप हर एक प्रश्न का अर्थ समझेंगे और प्रश्न के अर्थ के समझने के साथ साथ उत्तरों को भी जानेंगे। यही बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। आपने जो पाठ पढ़ा है ना, उसी की यह पंक्ति है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है कि नालंदा ना केवल भारत में ही प्रसिद्ध है बल्कि संपूर्ण विश्व में उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। कई विदेशी शासक नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आए थे, कईयों ने अपना धन सब कुछ समर्पित किया था। भगवान बुद्ध के समक्ष शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य या गौरव उन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, सो देखिए, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। कितना प्यारा लिखा है, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। नालंदा एक ऐसा नाम जिस नाम के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है, जिस नाम के साथ शिक्षा, कला, संस्कृति, आध्यात्म सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां पर लिखा है कि नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग, विस्तृत मतलब विशाल भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपर्युक्त बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं? कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली हुई थी। मतलब ना केवल वो देश में ही सीमित थी बल्कि विदेशों तक, 7 समुंदर पार तक नालंदा की ख्याति फैली हुई थी। आया समझ में? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहां अवस्थित थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था।
और वह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरि ब्रज या राजगृह नाम से प्रसिद्ध थी। क्या थी मगध की प्राचीन राजधानी? राजगृह। ठीक है, और उसी के साथ साथ 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरि ब्रज या राजगृह नाम से प्रसिद्ध थी। 5 पर्वतों के बीच में बसी हुई थी। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, ज्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न में पूछा जाए उतना हमें उत्तर देना है, ना तो बहुत कम लिखना है और ना बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है। जो पूछा है उसका उत्तर देना है। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवाजिकों का आम्रवन था। मतलब उस समय बहुत बगीचे हुआ करते थे। उस समय बुद्ध भगवान के समय में, जब वहां नालंदा में भगवान बुद्ध थे और विदेशी शासक भी विद्या ग्रहण करने आते थे, और वहां के जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहां जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते थे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो सीख कर गए, यहाँ से जो सीख कर गए अपने देश में, तो वहां पर उन्हें भारतीय संस्कृति और नालंदा का जो ज्ञान शिक्षा है, इतना अंदर तक उनको शिक्षित किया या अंदर तक वे प्रभावित हुए कि अपने देशों में जाकर उन्होंने अपने जो शिक्षाविद थे उनको भी नालंदा भेजा कि जाओ आप लोग भी शिक्षा ग्रहण करो वहां जाकर, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी नालंदा जैसे शिक्षा गृह से शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में ऊंचा नाम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो जैन ग्रंथों के अनुसार बताना है हमें। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में महावीर और मेखलीपुत्र की मृत्यु हुई थी। ठीक, किसकी, कहां पर हुई थी? नालंदा के उपग्राम वाहिरिक। प्रश्न क्या है? महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट कहां हुई थी? तो उनकी नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में हुई थी। नालंदा तो आपको बिल्कुल भूलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाठ ही नालंदा से जुड़ा हुआ है ना। तो नालंदा के उपग्राम वाहिरिक, उपग्राम वाहिरिक में उनकी भेंट हुई थी। महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? तो महावीर ने नालंदा में 14 दिनों का वर्षावास किया था। ठीक है, तारानाथ कौन थे? तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया? कौन थे ये? तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक थे लामा तारानाथ। तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। देखिए लिखा है ना, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया। सबसे पहले हमें बताना है तारानाथ कौन थे। तो तारानाथ तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। ठीक है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्धि अशोक दोनों से संबंधित है। बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित, भगवान बुद्ध और अशोक अनुश्रुति जो हम सुनते हैं नालंदा के संबंध में, तो वो किससे संबंधित है? महावीर, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक। ठीक है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में भी माना जाता है कि एक जो प्राणवंत विद्यापीठ थी उसके अनुसार नालंदा का जो आरंभ है लगभग गुप्त काल में हुआ भी माना जाता है। फाहयान कौन थे और वे नालंदा कब आए थे? फाहयान चीनी यात्री थे जो 4वीं सदी में नालंदा आए थे। उन्होंने सारीपुत्र के जन्म और परिनिर्माण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन भी किए थे। चीनी यात्री थे और यहाँ पर आकर उन्होंने दर्शन किए, सम्मान पूर्वक वहां पर नमन किया। और मतलब ये जो था कि आपसी जो देश विदेश के राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति आते थे तो सबके मन में संपूर्ण दुनिया में नालंदा की एक अलग अमिट छवि थी। ठीक है,
हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था और उस समय नालंदा की स्थिति कैसी थी? हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवान चांग भारत आए थे। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था, मतलब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की जिसको कहते हैं ना, प्रसिद्धि, ख्याति। और मतलब पहले कहते हैं ना कि अरे हमने तो अपना कार्यकाल एक कमरे से शुरू किया। कोई भी, जैसे हमारे अपने पूर्वजों की बात करें या किसी विद्यालय का निर्माण की बात करें कि एक कमरे से विद्यालय स्थापित हुआ था और आज देखिए कितना महान हो गया है। तो ठीक जो शुरुआत होती है या शुभारंभ होता है या प्रारंभ में होता है, पहला कदम तो पहला ही होता है, एक ही होता है। चाहे हम अरबों की बात कर लें, लेकिन काउंटिंग तो स्टार्ट 1 रुपया से होगी। ठीक है, ये हम जानते हैं कि 1 रुपया 1 लाख के बराबर कभी नहीं होता, लेकिन इतना हम कभी ना भूलें कि 1 लाख में से यदि 1 रुपया घटा दिया जाए ना तो वो 1 लाख नहीं बचता। इसलिए रुपए की कीमत सदा याद रखना, 1 रुपए ही सब कुछ है। तो कभी भी पैसे को ऐसा नहीं है ये हम क्या ऐसे फेंकते हैं हम पैसे, कभी नहीं, कदापि नहीं। बहुत मूल्य समझना है, सोच समझकर हमें कदम उठाना है, ताकि आगामी जीवन, चाहे सुख आता है दुख आता है, जीवन चक्र है, एक सा नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें हर एक परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना होता है। तो यहाँ यही बताया है कि हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवान चांग जब भारत आए थे तो उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था, ख्याति प्रसिद्धि बहुत बड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? आप ये सोचो कि अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे, सब में नालंदा से जुड़े हुए देश विदेश के बारे में ज्यादा चर्चा है। मतलब विदेशी लोग, विदेशी शासक यहां पर आते थे, रुकते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। अब फिर आया है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न, किस यात्री, किस ग्रंथ और क्या बताया। एक ही प्रश्न में 3 दिए हैं। तो चीनी यात्री युवान यांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहां अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, ना अल दा, उनके अनुसार ये लिखा था। ठीक है, अब जैसे अलग अलग हम प्राचीन पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, कहीं कुछ दिया रहता है कहीं कुछ, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अरे वो झूठा है वो सच्चा है। नहीं, सब अपने अपने ज्ञान या अपने आप का जो नॉलेज रहता है उस समय का, उसके आधार पर रचना करते हैं। और इतिहास कभी झूठ तो नहीं बोलता है, क्योंकि यहां बात है कि क्या हो रहा है। इतिहासकार कौन होते हैं? व्यक्ति ही होते हैं, कोई ईश्वर तो उतर कर आते नहीं है ना। तो यही बताया है उन्होंने कि चीनी यात्री युवान चांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा कि अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। पूर्व जन्म की बात की है कि इसलिए इसका नाम ना अलदा, ये उनकी लैंग्वेज है। ठीक है, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? अब नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। सबसे बड़ा यही कारण था कि नालंदा ऐसा नहीं है कि शुरू में ही यूनिवर्सिटी बन गया या विश्वविद्यालय बन गया या इतना प्रसिद्ध हो गया। लोगों ने, जो बड़े बड़े शासक थे देश विदेश के, सब ने दिल खोलकर संपत्ति को दान में दिया। और संपत्ति से क्या हुआ, कहा था ना अभी मैंने, एक छोटा सा कमरा फिर और बढ़कर इतना विशाल हो गया कि ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में नालंदा के नाम से भारत का नाम प्रसिद्ध हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। मतलब सबने, ऐसा नहीं कि किसी ने मांगा हो कि हमें इतना चाहिए या ट्रस्ट के लिए इतना जरूरी है आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, किसी ने कुछ नहीं कहा।
सबने अपनी स्वेच्छा से दिल खोलकर, जिसके पास जो था ना, बहुत से तो अपना सर्वस्व दान में देकर चले गए कि अब हमें ये मोह माया नहीं चाहिए, ये मोह माया मतलब जितनी धन संपत्ति रहेगी उसके हम लालच में फंसे रहेंगे और वास्तविक जो यथार्थ है या वास्तविकता है उससे हम दूर रहेंगे। सर्वस्व समर्पण करके भी चले गए बहुत से। जब ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई, उन्हें वास्तविक ज्ञान का आभास हुआ, जब भगवान बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने भी वास्तविक रूप से जाना कि हाँ, ये मोह माया, धन संपत्ति, पैसा, ये सब क्या है, ये मोह आडंबरी तो है जो हम सब उलझे रहते हैं इसमें, ऐसे उलझे रहते हैं कि इसको कहीं छोड़कर ही नहीं जाना चाहते। और जब वास्तविक ज्ञान हुआ तो वो सब कुछ यहाँ पर दिल से, हृदय से, उदारता से दान में दे दिया। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ है। 500 जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। ठीक है, तो अब भगवान बुद्ध ये तो नहीं कहेंगे कि या कोई धन देकर जा रहा है, तो उनको वैसे भी धन दौलत से कोई लाभ मतलब वो था ही नहीं, अन्यथा वे अपने पिताजी का घर क्यों छोड़ते। उन्होंने तो वास्तविकता को जानने की कोशिश की और इसलिए आज हम भगवान बुद्ध कहते हैं उनको। तो बहुत से जो थे व्यापारी, उन्होंने भूमि, अपने धन से भूमि खरीदी और वहां पर नालंदा का निर्माण होते गया और नालंदा विश्वविद्यालय बन गया। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। यशोवर्मन, 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। इतना सुंदर था कि बस जो भी वहां आता था ना, सब कुछ भूल जाता था, आगे पीछे कौन, मेरा तेरा, धन दौलत, भौतिक वस्तुओं से उसको मतलब रत्ती मात्र भी उसको आकर्षण नहीं रहता था। वहां पर आकर खो जाता था वो। और यह क्यों कि यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर, विहार समझते हैं ना, जैसे मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, वैसे ही विहार होते हैं। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे, मतलब इतना विशाल, इतना भव्य कि लिखा है आकाश को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर भी थे, आकर्षक भी था, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया भी थी, सघन घने आम की छाया। ठीक है, यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थीं। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संधाराम हैं, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है, अलौकिक है, अनुपम है, अनोखा है। इस तरह से यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इत्सिंग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। तो इत्सिंग चीनी यात्री। देखिए, देश विदेश, ना केवल भारत में भारत की चर्चा नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि हम हमारी ही प्रशंसा कर रहे हो, विदेशों से लोग आए, उन्होंने यहाँ का वातावरण, यहाँ की शिक्षा दीक्षा सब कुछ देखी, ग्रहण की, और उससे वास्तविक रूप में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि वो अशिक्षित हों और किसी की भी बातों में आ जाएं या हिप्नोटाइज कर लिया हो कि अब तुम मेरे वश में हो, नालंदा की प्रशंसा करनी है तुम्हें तो, और वो प्रशंसा करने लगे। ऐसा नहीं था। वास्तविक रूप में ज्ञानी और महाज्ञानी आए यहाँ, वहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और जो भी आते यहाँ की वास्तविकता को देखते। और बस क्या हुआ फिर, इत्सिंग चीनी यात्री था। उसके समय में नालंदा विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। उस समय 300 बड़े कमरे, 300 बहुत होते हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है कि जो भी वर्णन किया गया है नालंदा के बारे में इतिहास में, वो 100% सही है। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं कहता है, ये ऐसे ही नहीं कह दिया है, ये ऐतिहासिक ऐसी कुछ शिलालेख हैं या जो भी खुदाई करने पर जो मिला है ना, उनसे पता चला है कि हाँ, जो भी नालंदा के विषय में वर्णन हुआ है एज इट इज सही है।
वही है। ठीक है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ, अब देश में ही नहीं, विदेश में नालंदा की स्थिति कैसी थी और नालंदा में क्या खास बात थी जिससे ना केवल देश बल्कि विदेशों में उसका परचम फहराने लगा। जो भी राजा महाराजा शासक नालंदा आते, शिक्षा ग्रहण करते और वो सर्वस्व न्यौछावर कर देते और अपना जीवन लोक कल्याण के लिए सुनिश्चित कर देते थे। और जो भी विदेशी शासक आए उन्होंने ना केवल स्वयं ने ही शिक्षा प्राप्त की, बल्कि जब वे अपने गए, अपने नगर या अपने देश लौट कर गए, तो वहां के जो उनके मंत्री या जो मेन जो गुरु नहीं रहते हैं उनके, जिस भी राजा या धर्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने उनको फिर नालंदा भेजा कि आप भी जाइए और वहां शिक्षा ग्रहण करके आइए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी सच्चाई के साथ सच को जान सके, वास्तविकता से परिचित हो सके। सोचिए आप, एक बार ऐसा ही एक वर्णन किया था, आपने ध्यान दिया हो कि महावीर ने कहा कि आप मत जाइए, यहीं रहिए। तो राजा ने कहा कि प्रभु मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैंने जो सीखा है मैं उसे वहां और उसका प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल अवश्य जाइए। ये सुनकर महावीर जी को बहुत हृदय को शीतलता प्राप्त हुई थी कि ये है कि हम सिर्फ जो सीख गए हैं वो काफी नहीं है कि भाई मुझे तो ये आता है, मैं तो ऐसा हूं, मुझे इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी डिग्रियां, अरे तुम क्या जानो। नो, आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, जब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक वो ज्ञान दूसरों के लिए लाभदायक नहीं होगा। समझ में आया? हमारे पास इतनी सारी डिग्रीज हो कि हम उठा भी ना पाए, लेकिन वो डिग्रीज तब तक फलदायी नहीं है तब तक कि हमने उनका उपयोग किसी दूसरे के कल्याण के लिए या दूसरे के मस्तिष्क को सकारात्मक करने में यूज नहीं किया। तो ये बात बहुत अच्छी लगी उन्होंने और कहा कि बिल्कुल आप जाइए, और यही आपका मतलब अच्छा लगा। और वो अपना बहुत सारा धन संपत्ति स्वामी जी को देकर नहीं जाते थे। वो कहीं जमीन का टुकड़ा, तो अब यहाँ पर मंदिर बनवा, विहार कहते हैं, मंदिर नहीं कहते हैं, ठीक है, विहारों का निर्माण करवाया, ये सब करवाते थे। तो विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण देना है। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला। ताम्रपत्र समझते हैं? पहले अभी जो हम पेन कॉपीज यूज करते हैं, पहले वो नहीं हुआ करते थे। सबसे पहले तो शिलालेख पत्थरों पर लिखते थे कैसे कैसे। फिर आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखे होंगे कि मोर पंख और पत्तों में लिखते थे, मोर पंख डुबा डुबा के और पत्तों में लिखते थे। और फिर ताम्रपत्र भी रहते हैं। ताम्रपत्र मतलब सिर्फ तांबे का नहीं, एक पेपर जैसा ही रहता है वो, लेकिन खुरदुरा टाइप रहता है, उस पे लिखा जाता था। तो यहाँ पर लिखा है कि विदेशों के साथ, और जो सिक्के रहते थे हर एक शासक के दौरान, उनका शासन काल जब रहता था सिक्के भी चलते थे, उस पर भी पता चलता था। तो यहाँ लिखा है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप मीन्स सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। 500 गांव का दान। गांव समझ रहे हो आप कि एक गांव कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 एकड़ में फैला हो। एक गांव में यदि मिनिमम देखा जाए, छोटे से छोटा कोई भी गांव हो तो 500 से कम की आबादी तो कहीं नहीं होगी। 500 तो बहुत कम है। फिर 500 गांव, सब कुछ उन्होंने दिया दान में नालंदा को। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण भी करवाया। अभी जैसे मैंने बताया कि जब भी हम बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे नालंदा में मंदिर थे या मठ थे या गुम्बदें थी, विहार कहा जाता है। ठीक है, विहार का निर्माण करवाया। तो विहार मीन्स वहां के जो भी स्थान था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? क्या आपको याद है? हमने जब पाठ पढ़ा था, व्याख्या की थी, तब 5 तरह की शिक्षा की चर्चा की थी। किसी को याद है कि वो कैसी शिक्षा थी? तर्क शक्ति पर आधारित, और चिकित्सा के आधारित, और देखिए, नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, कितना महत्वपूर्ण है व्याकरण शिक्षा। व्याकरण मतलब शब्द विद्या। तो व्याकरण की सबसे पहली शिक्षा थी। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हम कितना भी पढ़ लें, उस पढ़ाई का अर्थ सही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो शिक्षा थी वो थी शब्द विद्या या व्याकरण, जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है हेतु विद्या या तर्क शास्त्र। यहां पर हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, इनको याद रख लेना, 5 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेतु विद्या या तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र क्या होता? जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। अर्थात जब वो तर्क शास्त्र में निपुण हो जाएगा तो वो किसी की भी बातों में तो आने वाला नहीं है। कान का कच्चा तो वो कभी होगा नहीं, आंखों का अंधा कभी होगा नहीं, अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेने में सक्षम होगा। तर्कशास्त्र पहला क्या है? व्याकरण, फिर है तर्कशास्त्र। चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। चिकित्सा विद्या भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा विद्या, ठीक है, जिससे स्वयं विद्यार्थी अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरों का भी। नेक्स्ट है शिल्प विद्या। एक ना एक शिल्प को सीखना यहां अनिवार्य था, जिससे छात्रों में व्यावहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। शिल्प विद्या मतलब एक ना एक कोई ऐसे हुनर, आर्ट, कला, उसकी शिक्षा प्राप्त करना जिससे जो छात्र थे वो व्यावहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इनके अतिरिक्त जो भी अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। 5वां क्या था? अपनी रुचि के अनुसार जिसको जो इंटरेस्ट है वो उसकी भी पढ़ाई कर सकता था। तो अब बताइए कौन कौन सी 5 शिक्षाएं हैं? सबसे पहला व्याकरण, तीसरा जल्दी बताइए। सबसे पहला व्याकरण, दूसरा तर्कशास्त्र, तीसरा चिकित्सा विद्या, चौथा शिल्प। ओके, ठीक है, शिल्प विद्या। और 5वां है कि अपनी रुचि के अनुसार जिस भी फील्ड में जो भी आपको ज्ञान चाहिए उसके लिए भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो नालंदा की ये जो शिक्षा थी उससे शिक्षित होकर सब में ये इन सब का विकास हुआ, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कानों के होते हुए कच्चा नहीं रहा, दिमाग का होते हुए बच्चा नहीं रहा, अर्थात किसी की भी बातों में आ जाना। अच्छा, उसने ऐसा कहा, अब देखते हैं, पता है वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, ओ मैं तो उससे बड़ा अच्छा समझता, किसी की भी बातों में आ गए। नहीं आना है। और ये कब नहीं आएंगे? जब शिक्षा प्राप्त हो जाएगी हमें। ठीक है, तो बहुत सारी बातों का, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। इन बातों का आप भी ध्यान रखिए। ये 5 बातें आपको जीवन में सफलता दिलाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें यह पता होना चाहिए कि नालंदा के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया, अब हमें यह भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि वहां कौन कौन से विद्वान थे जिनके शिक्षा के कारण नालंदा का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे, उस समय देखो शीलभद्र, नाम याद रखना, शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। नाम याद रख लेना, शीलभद्र, ज्ञानचंद, प्रभामित्र, ऐसे रखो, शीलभद्र, ज्ञानचंद, प्रभामित्र, 3। कौन कौन? शीलभद्र, ज्ञानचंद्र,
प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती। 5 हो गए, 5। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामती, ठीक है, प्रभामित्र, स्थिरमती और गुणमती आदि अन्य आचार्य युवांचांग के समकालीन थे, जो कि नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान की सूची में थे। अगला शीलभद्र। अब शीलभद्र कौन थे ये तो पता चल गया ना, ज्ञानी वहां के। शीलभद्र से युवांचांग या हुएनसांग की क्या बातचीत हुई थी? जब युवांचांग नालंदा से विदा होने लगे, ठीक है, जब युवांचांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहां रह जाने के लिए कहा। अब सुनो, अभी अभी मैंने इसकी चर्चा की थी ना कि कोई कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा आप यहीं रुक जाइए, और उनका जवाब क्या था वो ध्यान से सुनो। ये जो उत्तर है ना, हमारी सोच को सकारात्मक कर देगा, और ये जो उत्तर है ना, हमारे जीवन जीने का एक नया रास्ता खोल देगा, यदि हम ध्यान से सुनकर इसको समझ लेंगे, समझकर इसको आत्मसात कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। अच्छे से सुनना कि जब युवांचांग नालंदा से विदा होने लगे, जब युवांचांग नालंदा से विदा होने लगे, कब विदा होने लगे? जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, ठीक है। तब आचार्य जो उनको शिक्षा प्रदान करते थे, उन्होंने शीलभद्र, ठीक है, शीलभद्र और अन्य भिक्षुओं। अब यहां पर फिर से मैं एक बार भिक्षुओं का अर्थ स्पष्ट करना चाहती हूं। भिक्षु का अर्थ भिखारी कतई नहीं होता। भिक्षु का अर्थ होता है बौद्ध धर्म को मानने वाले या बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक है। जब युवांचांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहीं रह जाने के लिए अनुरोध किया। तो युवांचांग ने उत्तर में यह वचन कहे। इन वचनों को ध्यान रखो कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम ना हो सकना तो असंभव है। ये जो है भूमि वो बुद्ध की जन्मभूमि है, और इससे प्रेम ना हो ये तो असंभव है। मतलब प्रेम तो है, लेकिन यहां आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहां आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। उन्होंने क्या कहा कि इस भूमि से किसी को प्रेम ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी यहां पर अपने भाइयों की लिए ही भगवान के महान धर्म की खोज करने आया था, और जिस खोज के लिए मैं यहां आया था वो मेरा कार्य तो सफल हुआ है, बहुत अच्छे से सिद्ध हुआ है। अब यहां से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने सीखा, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सकें जिस प्रकार मैं हुआ। आई बात समझ में? देखो, उन्होंने कहा कि आप यहीं रुक जाइए, तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, इससे प्रेम होना तो बिल्कुल होना ही है। और मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं अपने भाइयों को भी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी बातें और धर्म की खोज कर सकूं, और यहां पर मैं आया और ये मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ, ठीक है। अब यहां से वापस जाकर मेरी इच्छा यही है कि जो भी मैंने पढ़ा और सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं। मतलब जो मैंने यहां रहकर पढ़ा सुना, अब मैं दूसरों की भलाई के लिए उसका उपयोग कर सकूं और अनुवाद रूप में लाऊं। और अनुवाद रूप में लाऊं मतलब मैं ग्रहण भी कर लूं, और उसी के बिल्कुल जो मैंने सीखा है, जो मैंने ग्रहण किया है, वो हर एक जन तक भी पहुंचाऊं, जिसके फलस्वरूप अर्थात जिसके परिणाम स्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार की कृतज्ञता रख सकें जिस प्रकार की मैं रखता हूं। जब मैं आपके जो भी मैं सीखा हूं वहां सबके समक्ष बखान करूंगा, उनके मन में भी ये जागृति होगी, उनके मन में भी ये भावना प्रकट होगी, सच्चाई से वे भी वाकिफ हो पाएंगे, अवगत हो पाएंगे। तो जिस तरह से मैं कृतज्ञ हूं बुद्ध की जन्मभूमि के प्रति, उसी तरह से वे भी कृतज्ञ हो सकें, वे उनके मन में भी विनम्रता के साथ आभार की भावना प्रकट हो सकेगी। थैंक्स, ठीक है।
थैंक्स गिविंग की। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं। उनको ऐसा लगा कि एक कहता ना कि गुरु को यदि एक अच्छा शिष्य मिल जाता है, टीचर को यदि स्टूडेंट अच्छे मिल जाते हैं, तो वो टीचर अपने आप में गर्व महसूस करता है और कहते हैं कि धन्य हुआ जो आप जैसे विद्यार्थी मिले। मैं ही कह रही हूं कि मैं धन्य हुई जो आप जैसे विद्यार्थी हमें मिले। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। जो भी तुम्हारी आशाएं हैं, सदाशा मीन्स अच्छी वाली आशा है। सद, जैसे हम नहीं कहते सद विचार, सदगुण, उसी तरह से सद आशा। अगला प्रश्न है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वान मतलब जो भी विदेशी विद्वान थे, उन्होंने अपने देशों में जाकर अर्थात विदेशों में जाकर नालंदा के बारे में क्या प्रचार प्रसार किए, नालंदा के विषय में क्या बताया, वो पूछा है। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट त्रोंगछनगप्पो 630 ईस्वी ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनमी सम्मोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में भी गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमनशील भी तिब्बत गए। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव 749, इन विद्वानों में आचार्य 749 और दीप शंकर श्री ज्ञान अतिश 980 के नाम प्रमुख हैं। प्रश्न है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? ज्ञान दान की विशेषता क्या है? ज्ञान के क्षेत्र में जो भी दान दिया जाता है वह सीमा रहित होता है। सीमा रहित समझते हो आप? अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान का दान तो अमूल्य दान होता है, जो जितना दान करो उतना ही बढ़ता है। तो ज्ञान दान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित होता है, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं होती और अनंत होता है। ना उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है और ना उसे लेने वालों को। सॉरी, यही ज्ञान दान की विशेषता कही गई है कि ये जो ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वो सीमा रहित होता है, अनलिमिटेड होता है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। गुरु भी अपने शिष्यों के समक्ष सब कुछ बताता रहता है, जताता रहता है। अब ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वो उसमें से कितने अच्छे से कौन कौन सी बातों को सुनता है, ग्रहण करता है और अपने जीवन में लागू करता है। लिखा है कि जो भी इस ज्ञान को बांटते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते, मतलब वो बांटते ही रहते हैं, बांटते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं। ना तो देने वाले को कभी थकावट होती है, ना ही ग्रहण करने वाले को। ठीक है, यही है ज्ञान दान की विशेषता। सुना, पढ़ा, समझा, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। सो बस मैं इतना ही कहूंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% मीन्स 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री ही प्राप्त किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। इसलिए बस आप तो वीडियोस देखिए, अधिक से अधिक वीडियोस देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, कभी भी हम आपसे पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, यही है हमारा वादा। हम बड़े बड़े दावे नहीं करते, हम बस छोटी छोटी बातों का अर्थ समझते हैं और उन्हीं को आपके समक्ष रखते हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ये भी बताइए साथ में कि ये है 100% फ्री एजुकेशन जिसमें कोई चार्जेस नहीं है। बस आप तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।